हेलो बच्चों, मैं सुनीता एसटीएस विद्यापीठ से एसटीएस विद्यापीठ ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज आपके 5th स्टैंडर्ड में और साइंस के सब्जेक्ट में हम रिवाइज करेंगे चैप्टर नंबर 2 को। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 चैप्टर का नाम है पौधों द्वारा अनुकूलन। पौधों द्वारा अनुकूलन मीन्स एडेप्टेशन इन प्लांट्स। एडेप्टेशन इन प्लांट्स। ओके, तो चलिए हम इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं और साथ ही साथ इसे हम समझते हुए भी चलेंगे। आप जानते हैं कि पौधे संसार के अधिकांश भागों में मिलते हैं। आपको पता ही है कि आप ज़मीन पर जो खाली ज़मीन होगी आप उन पर देखेंगे, अगल बगल में कोई ना कोई पौधा आपको ज़रूर मिलेगा, चाहे वो काटा ही हो या फिर बिना फूलों वाला कोई पौधा हो या फिर फूलों वाला पौधा हो, पर आपको संसार के अधिकांश भागों में कुछ न कुछ पौधा देखने को ज़रूर मिलेगा। कुछ पौधे ठंडे प्रदेशों में तो कुछ गर्म प्रदेशों में पाए जाते हैं। ऐसा भी होता है बच्चों कि कुछ प्लांट्स की ये खासियत होती है कि वो या तो पानी के नीचे ही उगते हैं या तो गर्म प्रदेशों में ही उगते हैं और या तो वो ठंडे प्रदेशों में उगते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं कि जो सारे देशों में पाए जाते हैं। तो ये उन प्लांट्स की खासियत होती है। ये उन पर निर्भर होता है, उनकी मतलब उगने की गुणवत्ता पर निर्भर होता है कि वो कहाँ, मतलब जो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जिन्हें सिर्फ गर्म देशों में ही पाया जाता है और कुछ को ठंडे देशों में। और आपने देखा होगा पानी के नीचे भी छोटे छोटे पौधे मिलते हैं। ठीक है, तो ये उनकी खासियत होती है कि वो सिर्फ उसी जगह पर उगते हैं। अपने पर्यावरण या वातावरण में जीवित रह सकने के लिए पौधों ने अपने अनुकूलन के अनेक गुण विकसित कर लिए हैं। पौधों के इन गुणों को अनुकूलता कहते हैं। वही जो अपने आप को जीवित रख सकने के लिए पौधों ने अपने अनुकूलन के अनेक गुण विकसित कर लिए हैं, यानी जगह के अनुसार, उनकी खासियत के अनुसार, तो उसे क्या कहते हैं? पौधों के इन गुणों को ही अनुकूलता कहते हैं। एक ठंडे प्रदेश का पौधा गर्म प्रदेश में तथा गर्म प्रदेश का पौधा ठंडे प्रदेश में जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि ये उनकी गुणवत्ता पर आधारित होता है कि गर्म प्रदेश में उगा हुआ पौधा ठंड पा करके वो विकसित नहीं हो पाता है और मूर्छित हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो गुणवत्ता होती है वहाँ की गर्मी पर निर्भर होती है। और जो ठंडे प्रदेशों के पौधे होते हैं, अगर उसे गर्म देशों में लाया जाए तो वहाँ पर विकसित नहीं होंगे और उनका जो बढ़ने का गुणवत्ता है जो ठंड पर आधारित है वो वहाँ पर ख़त्म हो जाता है और वो वहाँ पर मूर्छित हो जाते हैं, वहाँ वो जीवित नहीं रह पाते। इसका एकमात्र कारण दूसरे वातावरण में उसका अनुकूलित न होना है। अब जानते हैं भोजन पाने की अनुकूलताएं, मीन्स एडेप्टेशन फॉर गेटिंग फूड। परजीवी पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, वे किसी दूसरे पौधे पर निर्भर रहते हैं। उनका रस चूसने के लिए वे चूसक विकसित कर लेते हैं। कुछ पौधे जैसे घटपर्णी आदि कीट पकड़ने के लिए अपने अंगों को विकसित कर लेते हैं। वे इन कीटों से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। जैसे कि हमें बताया जा रहा है कि मतलब कुछ पौधे ऐसे होते हैं, परजीवी होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, दूसरे पौधे पर निर्भर रह करके वो भोजन अपना बनाते हैं और विकसित होते हैं। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो खुद से अपना भोजन बनाते हैं और विकसित होते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये है परजीवी पौधा यानी फफूंद। आपने सड़े गले खानों पर या फिर कुछ जो खाने की चीज़ें होती है जो जिन पर पानी लग जाते हैं, ऐसी चीज़ों पर आपने फफूंद लगते देखा होगा। तो वो फफूंद क्या होता है? वो परजीवी पौधा होता है। क्या होता है? परजीवी होता है। वो अपना चूसक कहीं से बना लेता है और भोजन बनाते हुए अपने आप को बढ़ाता हुआ चल जाता है। वह स्वयं से अपना भोजन नहीं बनाता है। तो ये क्या होता है? फफूंद। फफूंद होता है परजीवी पौधा। दूसरा है घटपर्णी और तीसरा है नागफनी। अब हम जानेंगे जल ग्रहण करने के लिए अनुकूलताएं, अडेप्टेशन फॉर गेटिंग वाटर। यहाँ पर हमने भोजन के लिए देखा,
कि भोजन पाने की अनुकूलता है। अब यहाँ पर देखेंगे जल ग्रहण करने की अनुकूलता है। पौधों को जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है, जैसा कि मनुष्यों को भी है। जहाँ जल नहीं पाया जाता है वहाँ पौधे नहीं उग सकते, यानी बिना जल के कोई भी पौधा विकसित नहीं हो सकता है। यही कारण है कि मरुस्थलों में हमें बहुत कम पौधे दिखाई देते हैं। आपने देखा होगा जो मरुस्थल होते हैं, जहाँ पर दूर दूर तक पानी का कोई नामो निशान नहीं होता, आसानी से मिलते नहीं है पानी, बहुत ही गर्म जगहें होती हैं जहाँ पर लोग भी बहुत कम जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर पानी की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है उन्हें अपने आप को जीवित रखने के लिए। तो ऐसी जगहों पर आपने ज़रूर देखा होगा कि पेड़ पौधे वहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो विकसित उतने हो ही नहीं पाते जितने वो हमारे आसपास के नॉर्मल जगहों की तरह होते हैं। तो जल क्या है? जल सबसे आवश्यक चीज़ है पौधों को जीवित रहने के लिए। मरुस्थलों के पौधों में पत्तियां नहीं पाई जाती हैं, वे स्पंज जैसे तने में अपना जल एकत्र किए होते हैं। इसके ऊपर छाल की मोटी परत पाई जाती है। और अगर जो मरुस्थल में आप पेड़ पौधे जो देखते होंगे वो भी कैसे होते हैं, उनमें पत्तियां नहीं होती है बच्चों, उसमें क्या होता है, स्पंज नुमा मोटा तना होता है और उसके बाहर जो मोटी छाल बनी होती है, जिससे वो अंदर का पानी जो होता है स्पंज नुमा बना होता है वो जल्दी से सूखे नहीं। इस छाल में कांटे होते हैं, कांटे जंतुओं से उनकी रक्षा करते हैं। तने में पर्णहरित होने के कारण वह हरा होता है और पौधे के लिए भोजन बनाता है। ठीक है, अब हम जानेंगे सुरक्षा के लिए अनुकूलता है। एडेप्टेशन फॉर सेफ्टी। एडेप्टेशन फॉर सेफ्टी, पौधे अपनी टूट फूट की मरम्मत स्वयं कर लेते हैं। वे कटे हुए कोमल अंगों के ऊपर एक कठोर सुरक्षा आवरण बना लेते हैं। कुछ पौधों जैसे नारंगी पर कांटे लगे हुए होते हैं, जिससे जंतु उन्हें हानि नहीं पहुंचा पाते हैं। कुछ पौधे जैसे जैट्रोफा जहरीले होते हैं, अतः जंतु उन्हें खा नहीं पाते हैं। तो जैसा यहाँ पर बताया जा रहा है बच्चों कि पौधे भी अपनी सुरक्षा खुद ही कर लेते हैं। जो उन्हें तोड़ा जाता है, बीज से तोड़ा जाता है, मरोड़ा जाता है या फिर टूट फूट जाता है, तो वहाँ से क्या होता है, एक कठोर सुरक्षा आवरण वो बना लेता है अपने आप को। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें कांटे लगे हुए होते हैं, जिसकी वजह से कोई भी जीव जंतु उनके पास नहीं जाते हैं, उन्हें तोड़ते नहीं हैं, उन्हें खाते नहीं हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो जहरीले होते हैं, जिन्हें समझ जाने पर कोई भी जीव जंतु उनके पास नहीं जाता, न उन्हें गलती से खाता है। तो इससे क्या होता है, वो अपनी रक्षा खुद कर पाते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं वो बच जाते हैं और अपनी रक्षा कर पाते हैं। अब है सूर्य का प्रकाश पाने के लिए अनुकूलताएं। अडेप्टेशन फॉर गेटिंग सनलाइट। क्या आप जानते हैं कि वनों में वृक्ष प्रायः सीधे और लंबे क्यों उगते हैं? अब आप इसका मतलब भी समझिए कि जो वन होते हैं, जो वन के जो पेड़ पौधे होते हैं वो सीधे ही क्यों उगते हैं। इसका एकमात्र कारण उनमें सूर्य का प्रकाश पाने की होड़ का होना है, अतः वे लंबे हो जाते हैं। और लंबे वे तभी हो सकते हैं जब वे सीधे उगे। इस प्रकार लंबा होना एक अनुकूलता है। आरोही पौधे भी सूर्य का प्रकाश पाने के लिए ऊपर चढ़ते हैं, यानी जो उन्हें जल, वायु और सूर्य का प्रकाश मिलता रहता है, तो वो अपने आप को बहुत जल्दी जल्दी बढ़ाते हैं, जिससे वो सूर्य की गर्मी यानी उनका प्रकाश अपने ऊपर ज़्यादा पा सकें और वो उसी लिए एक दिशा में बढ़ते रहते हैं, यानी सीधे क्रम में बढ़ते रहते हैं, लंबे होते हैं सीधे क्रम में। ठीक है, और जो उनसे भी छोटे होते हैं वो भी उनसे आगे बढ़ने की कोशिश जरूर करते हैं। वायु पाने के लिए अनुकूलताएं। एडेप्टेशन फॉर गेटिंग एयर। मैंग्रोव जाति के वृक्ष दलदली भागों में उगते हैं। दलदल की मिट्टी में वायु नहीं होती है, उनकी जड़ें जल से ऊपर आ जाती हैं ताकि उन्हें वायु मिल सके। तैरने वाले पौधों की पत्तियों में पर्णरंध्र ऊपर की ओर पाए जाते हैं। इसका एकमात्र कारण है कि वे जल से न ढक सके तथा उनमें वायु का आवागमन ठीक प्रकार से होता रहे। बच्चों यहाँ पर देखिए, आपको एक यहाँ पर छोटा सा पौधा बना के दिखाया गया होगा, ये है मैंग्रोव। ये
कहाँ पर उगते हैं? ये दलदली क्षेत्र में उगते हैं। दलदल आपको पता ही होगा, दलदल एक ऐसी दलदल एक ऐसा चीज़ होता है जिसमें वायु नहीं होती है, जिसमें अगर आपका पैर फंस जाए तो अगर आप कोशिश करें उसमें से अपना पैर निकालने के लिए तो आप निकल नहीं पाएंगे, बल्कि और उसमें दबते हुए चले जाएंगे। वो मिट्टी जो है आपको नीचे की ओर दबाता हुआ चला जाएगा। आप जितना बल लगाएंगे बाहर निकलने के लिए वो आपको उतना ही नीचे दबाता हुआ चला जाएगा। तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दलदल। और उसके अंदर वायु भी नहीं होता है तो उसकी मिट्टी में कोई भी पेड़ पौधा उग नहीं सकता। पर मैंग्रोव जो पौधा होता है वो दलदली क्षेत्र में होता है, और दलदल क्षेत्र में उगने के बावजूद क्या होता है, उनकी जो जड़ें होती हैं वो जल के ऊपर आ जाती हैं। उसकी जो सारी जड़ें होती हैं वो मिट्टी में नहीं, वो जल के ऊपर आकर के दिखती हैं ताकि उन्हें वायु मिल सके और वो जीवित रह सके। अब है बीजों के विकिरण के लिए अनुकूलता है, अडेप्टेशन फॉर डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। सभी फूलों वाले पौधे बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं। एक पौधा बहुत से बीज उत्पन्न करता है। यदि सभी पौधे उसके निकट ही उग आए तो उन्हें जल, खनिज और सूर्य के प्रकाश की बड़ी कमी हो जाएगी। अतः पौधों ने अपने बीजों को दूर दूर तक फैलाने की अनुकूलता विकसित कर ली है। बीजों को दूर तक फैलाने की क्रिया विकिरण कहलाती है। बीजों का विकिरण विभिन्न कारकों जैसे चलती वायु, जंतु तथा जल आदि द्वारा होता है। जैसा कि हमने पहले पाठ में पढ़ा था कि बीजों का विकिरण करने में 3 चीज़ें ज़्यादा उपयोगी हो जाती हैं, जो है वायु, जंतु तथा जल। बीज या तो चलती वायु में उड़ कर के कहीं पर भी जाकर गिर सकते हैं, वहाँ जम सकते हैं, जंतु द्वारा भी जा सकते हैं और जल द्वारा भी बहकर जा सकते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। तो पहला है जल द्वारा, बाय वाटर। जल में या जल के निकट उगने वाले पौधों के बीज जल द्वारा दूर तक बहाकर ले जाए जाते हैं। कमल के बीज इसके फूल के स्पंजी मांसल डंठल में रहते हैं। यह डंठल जल में तैरता हुआ दूर तक चला जाता है। नारियल समुद्र में तैरता हुआ हजारों किलोमीटर दूर तक चला जाता है। जब यह कहीं किनारे पर ठहर जाता है तो उग आता है। रेशेदार नारियल हल्का होने के कारण आसानी से तैरता रहता है। छिलके के नीचे का कठोर कवच इसे मजबूत चट्टानों से टकराकर टूटने से भी बचाता है। बच्चों, आप यहाँ देख रहे होंगे कमल के फूल का स्पंजी डंठल। आपने देखा होगा बाज़ारों में भी ये बहुत से लोग इसे बेचते भी हैं, यानी ये बाज़ारों में भी बिकने के लिए लाए जाते हैं। इसके अंदर जो है इसके बीज होते हैं, इसके बीज होते हैं, जिसे आप लोग केवल गट्टा कहते हैं। तो वो जो बीज निकालकर लोग खाना बहुत पसंद करते हैं वो क्या होते हैं? वो होता है कमल का फूल का स्पंजी डंठल, जिसके अंदर बीज होते हैं। तो ये जब डंठल पानी के बहाव से कहीं दूर जाकर के अगर बह कर के रुक जाता है तो ये क्या होता है, पानी में फिर से इन बीजों में से कमल का फूल उगने लगता है, यानी उसमें से पौधे निकलने लगते हैं। और जो नारियल होता है वो भी पानी के, वो देखने में उसके किनारे जो मोटा आवरण होता है उसकी वजह से वो काफ़ी हल्का होता है, जिससे वो पानी के ऊपर तैरता हुआ कई दूर तक जा सकता है। और कई दिनों तक पानी में रहने के कारण उनमें से क्या होता है, वो किनारे पर जब आ जाता है तो उसके ऊपर का आवरण जब गलने लगता है तो उसके अंदर से जो उसका फल होता है उसके अंदर से उसमें से बीज उगने लगता है और उसमें से पौधा निकल आता है। और अगर वो वहीं पर उगने लगता है तो उसके पेड़ जो है अगर सही स्थान पर हो तो उसका पेड़ भी वहाँ पर जमने लगता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सूखे फलों के फटने से, बाय बर्स्टिंग ऑफ ड्राई फ्रूट्स। कुछ पौधों जैसे मटर और गुलमेहंदी के फल पककर अचानक फट जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि ये एक आवरण नुमा बना होता है कुछ फलों के या फिर सब्जियों के ऊपर, जो पकने के बाद यानी सूख जाने के बाद या पकने के बाद भी आप कह सकते हैं फट जाता है। तो इसके अंदर का बीज फटने के बाद बहुत ही यानी एक ज़ोरदार जो गति होती है उससे बाहर निकलते हैं, यानी ये अपने बीजों को बाहर फेंक देता है। तो इसके बीज जो है दूर दूर तक गिर करके जाते हैं और जहाँ पर ये गिरते हैं वहाँ पर से ये फिर उगना शुरू हो जाते हैं। इससे उनके बीज दूर तक बिखर जाते हैं। चीड़ का शंकु सूखकर फट जाता है।
इसमें इसके पंखदार बीज दूर तक बिखर जाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे चीड़ का शंकु, गुलमेहंदी और मटर। ये देखिए गुलमेहंदी पहले जो कच्चा है, इसके फल इसके अंदर है, कच्चा है तो ये एकदम बंद है, और जब ये पक करके फूट गया है तो इसके बीज जो है बाहर की तरफ गिरने शुरू हो गए हैं। वैसे ही मटर भी होता है। जब मटर की फलियां जो होती हैं पहले हरी हरी होती हैं, ताज़ी होती हैं, और जब ये एकदम पक करके सूख जाती हैं तो ये इस तरीके से फट जाती है और इसके बीज जो है दूर दूर तक जाकर गिर जाते हैं। अब हम जानते हैं वायु द्वारा, बाय एयर। छोटे सूखे तथा हल्के बीजों को वायु उड़ाकर ले जाती है। कुछ बीज जैसे डांडिलायन, मिल्कवीड और रुई पर बारीक बाल होते हैं जो पैराशूट की भांति कार्य करते हैं। यह संरचना उनके उड़ने में सहायक होती है। कुछ बीजों में पंख होते हैं जो उन्हें उड़ने में सहायता करते हैं। ड्रम स्टिक के बीजों में कागज जैसे पंख होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे मिल्कवीड का बीज, ड्रम स्टिक का बीज, इंडिलायन का बीज और कपास रुई का बीज। रुई आपने ज़रूर उड़ते हुए देखा होगा। रुई का जो छोटा छोटा कण होता है वो आपने उड़ते हुए देखा होगा। उसमें क्या होता है, एक ऊपर जो है एक काला सा पंखनुमा बना होता है और उसके नीचे सफ़ेद सफ़ेद रुइयाँ लगी हुई होती हैं। तो ये क्या होता है, ये जब उड़ कर के कहीं जा कर के गिरते हैं तो वहाँ से वो रुई के पौधे को जन्म देते हैं। बीजाणुओं द्वारा, बाय स्पोर्स। फफूंदी जैसे बिना फूलों वाले पौधे के बीज पैदा नहीं होते हैं, वे बीजाणु पैदा करते हैं। कुछ पौधे जैसे पफ बॉल, फफूंदी लाखों बीजाणु पैदा करते हैं। बीजाणु जल या वायु के साथ आसानी से चले जाते हैं। अनुकूल स्थान मिलने पर ये उग जाते हैं और बढ़ने लगते हैं। ये देखिए पफ बॉल के जीवाणु जो बड़े ही तेजी से बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं जंतुओं द्वारा, बाय एनिमल्स। कुछ बीज और फल मुड़े हुए कांटे हुक के समान एक सीधे तथा कांटेदार होते हैं। जब कोई जंतु इनके पास से गुजरता है तो वे फल या बीज उसके बालों या खाल में चिपक जाते हैं। इस प्रकार उनके साथ वे दूर तक चले जाते हैं। ऐसे बीज बघनखी, गोखरू तथा जेंथियम में पाए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बघनखी है, ये हुकनुमा इसके बीज हैं, ये जेंथियम है, ये आम के बीज आपको पता ही होंगे, टमाटर और अमरूद। कुछ बीजों के फल स्वादिष्ट, गूदेदार तथा रसीले होते हैं। ये मनुष्यों सहित सभी जंतुओं को आकर्षित करते हैं। आम, नारंगी एवं आड़ू आदि फलों को खाकर उनके बीज इधर उधर फेंक दिए जाते हैं। इस प्रकार ये बीज एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए जाते हैं। आपने भी कभी आपको आम खाना भी पसंद होगा, आपने आम भी खाया होगा, तो आप उनके बीजों को क्या करते हैं, आप उनके बीजों को खेतों में या फिर अपने घर के अगल बगल कहीं फेंक देते हैं और कुछ दिन बाद आप क्या देखते हैं कि उनमें से छोटा छोटा पौधा जो है उगने लगता है। और इस तरीके से आम का पेड़ भी, आम के बीज जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक मनुष्यों द्वारा भी ले जाए जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं इस चैप्टर के बारे में कुछ मुख्य बिंदु यानी मुख्य बातें जो हमने इनमें सीखी हैं कि पौधे अपने विशेष वातावरण में रहने के लिए विशेष गुण विकसित कर लेते हैं। इन गुणों को अनुकूलन कहते हैं। पौधों को सूर्य का प्रकाश, वायु, भोजन, जल व सुरक्षा प्राप्त करने के लिए अनुकूलता की आवश्यकता होती है। पौधों में भोजन, स्थान, जल और प्रकाश पाने की होड़ लगी रहती है, तभी वो एक सीधाई में बढ़ते हुए चले जाते हैं, यानी लंबे होते हैं और सीधे होते हैं। बीज किसी विशेष कारक द्वारा विकिरण के लिए अनुकूलता रखते हैं। फलों का फटना, चलती वायु, जल और जंतु बीजों और बीजाणुओं के विकिरण में सहायक होते हैं। तो बच्चों यहीं पर चैप्टर नंबर 2 भी होता है। अब आपको क्या करना है, इसे ध्यान से देखना है, समझना है और इन जानकारियों को, दी गई जानकारियों को अच्छे से जानना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।